एकेडमी हिसार के लिए। आप सबका हमारे इस चैनल पर, हमारे इस ऐप पर बहुत बहुत इंग्लिश की क्लासेस पूरी मैं कराऊंगा। और कल इसका मैंने एक छोटा सा डेमो दिया था, छोटा सा 1 घंटे का डेमो। बहुत छोटा होता है हमारे, क्योंकि हम लोग को 2 घंटे 1.5 घंटे डेमो देने की आदत है। मुखर्जी नगर की क्लासेस अब लाइव होती है उसमें, तो इसलिए टाइम का मुझे ख्याल नहीं रहा, और वो 1 घंटा हो गया तो वो भी ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, तो आज से थोड़ा सा टाइम को मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा। आप सबको मैं बता दूं कि जो हम लोग इंग्लिश पढ़ने, कल मैंने ग्रामर का आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था कल की क्लास में, और पूरे सिलेबस में मैंने आपको बताया 5 सेक्शंस होंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टेंस, स्पेलिंग करेक्शन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। 5 सेक्शंस होते हैं। उसमें कुछ एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं आते, कुछ में स्पेलिंग करेक्शन नहीं आता, वो अलग बात है। वो तो हम लोग जब अपना सिलेबस पढ़ रहे तो हमें पता ही चल जाएगा उसमें हमें क्या करना और क्या नहीं। उसके बाद मैंने बताया कि आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है। कॉम्प्रिहेंशन के 2 पार्ट है, पैराग्राफ और क्लोज टेस्ट। इन सब की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ये बात ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि हम ग्रामर पर भी ध्यान देंगे, हमें वोकैब पर ही उतना ध्यान देना है, और हमें कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट पर भी उतना ही ध्यान देना है। किसी भी एक चीज को ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, गृह बांध लीजिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, 30 to 40% क्वेश्चन तो ग्रामर से होना ही है। कोई भी एग्जाम दे 30 to 40% क्वेश्चन तो वोकैब से होना ही है, होना ही है। और कोई भी एग्जाम दे कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन होता ही है। तो कोई भी सेक्शन जो है उसको हम ओवरलुक नहीं करेंगे। हर सेक्शन पर हम लोग ध्यान देंगे, हर पार्ट पर ध्यान देंगे, और बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक की पढ़ाई कर, टॉप तक। इसलिए अपना दिमाग हमेशा खुला रखना है, दिमाग हमेशा खुला रखना है। ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, वोकैब में क्या करना है वो भी बता दिया। अब से हम लोग बिल्कुल ये मानकर क्लास शुरू करते हैं कि आपको इंग्लिश में कुछ, मैं अगर ऐसा मान लूं तो किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत, कि चलो सर ऐसा मान रहे हैं कि आपको इंग्लिश में किसी को कुछ नहीं आता, और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करूं, तो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। गुड इवनिंग कह रहे हैं। नाम पढ़ने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरा स्क्रीन जो है थोड़ा सा दूर है, तो अगर मैं कमेंट ना पढ़ूं तो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग वाले क्वेश्चन तो हो सकता है मैं कमेंट को ओवरलुक कर दूं, लेकिन जो डाउट वाला क्वेश्चन है वो मैं जरूर देखने की कोशिश करूंगा। अगर आप कोई डाउट पूछेंगे तो ठीक है। तो पहले मैंने आपसे पूछा, आपसे कहा कि क्या मैं ये मान लूं कि आपको में किसी को कुछ इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, ये मानना मेरा सही रहेगा कि गलत रहेगा? अब बताओ, और फिर उसके हिसाब से मैं शुरू करता हूं। क्या करना चाहिए मुझे? मान लू सबकी इंग्लिश जीरो है, एक बार कमेंट देखकर मैं आता हूं आप ही लोगों का। क्लास बिल्कुल ओके चल रही है, ओके बिल्कुल क्लास बिल्कुल ओके चल रही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ क्लास तो ओके चल रही है तो ठीक है, लेकिन मैंने जो कहा उसका भी जवाब मुझे दीजिए। नितेश, नीतीश का जवाब मैं देख रहा हूं, और गुड इवनिंग कह रहे हैं। नाम, कुछ लोगों का नाम मुझे नहीं दिख रहा है। नीतीश का एक नाम दिख रहा है, ओके। मोहित का नाम दिख रहा है, ओके मोहित। नीतीश का जवाब आ गया, नीतीश भारद्वाज और मोहित का जवाब आ गया, ओके। और किसी को कुछ लिखना है तो मुझे दिएगा जवाब। तो थोड़ा जवाब आपका पढ़ने के लिए हो सकता है मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो इसके लिए चिंता मत कीजिएगा, मैं रहूंगा ही, आवाज मेरी आती रहेगी। तो कह रहे हैं, नीतीश कह रहे हैं कि बिल्कुल मान लिया जाए ऐसा। चलिए मैंने मान लिया कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, सबके लिए मान लिया, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। आप इंग्लिश में बहुत कुछ जानते होंगे, कोई बात नहीं। मैं ये मानता हूं इंग्लिश में आपको कुछ नहीं आ रहा है, मैं अपने सुविधा के लिए मानता हूं कि इंग्लिश में आपको कुछ नहीं। और आज मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी 2-4 क्लास जो है ग्रामर हम लोग फोकस करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ग्रामर ही होगा। मैंने क्या कहा, अलग से बात करेंगे हम लोग, वोकैब की बात करेंगे हम लोग, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। सबकी प्रैक्टिस में करूंगा, सबका पीडीएफ मिलेगा आपको। तो हर बात पर ध्यान देना है, हर चीज पर ध्यान देना है, हर चीज को अच्छी तरह समझना है। कई चीजों का तो पीडीएफ आपको ऐसे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और कभी भी कोई डाउट हो तो जो भी हेल्प नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, और मेरा जो नंबर है वो भी आप सर से ले लीजिएगा। मेरे नंबर पर भी जो है डायरेक्ट बात कर लेंगे, सर से ले लीजिएगा। इम्पैक्ट एकेडमी वाले जितने भी हमारे सर हैं सबको मेरा नंबर पता है, किसी से भी मेरा नंबर ले लीजिएगा और मुझे क्वेश्चन कर दीजिएगा। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, नीतीश कह रहे हैं हाँ जी, ओके वेरी गुड। तो शुरू करते हैं।
सबसे पहला पार्ट और सबसे पहला पॉइंट, किसी भी ग्रामर की बुक को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा, सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला शुरुआत में एकदम बिगिनिंग पहला टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एकदम शुरू करने के लिए, कदम रखने के लिए। तो आप में से कोई भी क्या मुझे ये बता सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक शब्द में अगर कुछ कहना है, जी हाँ, सिर्फ एक शब्द में, वन वर्ड, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या कहेंगे? पहला सवाल, मेरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिएगा फिर आगे की बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर एक शब्द में कहना हो तो क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही क्यों होता है? कोई आपसे पूछता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो आप जवाब देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। तो कोई अगर पूछ दिया आपसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही है, तो इसका क्या क्यों है, इसका जवाब क्या देंगे? सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर हमको कॉमन एरर पढ़ना है, अगर हमको सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ना है, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं? क्या कॉमन एरर का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई लेना देना है? Is there any relation between the common errors and the parts of speech? Is there any relation? क्या कोई रिलेशन है, कोई संबंध है पार्ट्स ऑफ स्पीच और कॉमन एरर के विषय में? सेंटेंस इंप्रूव, क्यों सारे के सारे किताब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाता है? ये 3 क्वेश्चन का जवाब जो है, ये 3 क्वेश्चंस, दिस 3 क्वेश्चंस आर वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस 3 क्वेश्चन का जवाब जनरली लोगों के पास नहीं होता, जनरली। लेकिन जो स्टूडेंट सिंसियरली तैयार करना चाहता है, चाहता है इंग्लिश में कंप्लीट लाएं, 100 आउट ऑफ 100% हमारा रिजल्ट हो, उसके लिए तीनों क्वेश्चन का जानना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक शब्द में क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और कॉमन एरर के विषय में क्या रिलेशन, क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं हम? कॉमन एरर बनाने के लिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने, क्यों पढ़ते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ साथ ये भी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही क्यों है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका जवाब सुनिए। पहले आप लोग ने जवाब दिया, नितेश, मोहित, जवाब दीजिए। आप में से कोई अगर जवाब देता तो पहले बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक शब्द में क्या कहेंगे? लिखिए, टाइप कीजिए ताकि मैं देखूं आप लोग क्या टाइप करते हैं। टाइप कीजिए फटाफट, मोहित, नितेश, जवाब दीजिए। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक शब्द में क्या कहेंगे? पहले, अब सबसे पहले इसमें देखिए, तब तक आप जवाब दीजिए, अगर आप जवाब देंगे तो मैं जवाब पढ़ लूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 शब्द है इंपॉर्टेंट, एक तो पार्ट्स और दूसरा इंपॉर्टेंट है स्पीच। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत, ऑफ तो है पार्ट्स और स्पीच, ये 2 वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब हमें यह समझना पड़ेगा पार्ट्स का मतलब क्या होता है। तो पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा, ऑर्गन्स। क्या होता है? ऑर्गन्स या हिस्सा, हिंदी में क्या कहेंगे? हिस्सा, अंश, ठीक है, हिस्सा। पार्ट्स का मतलब हुआ हिस्सा। और स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच का क्या मतलब है? तो स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस। वैसे स्पीच का सारे मतलब लोग यह समझते हैं कि स्पीच का मतलब भाषण, तो स्पीच का मतलब भाषण भी होता है। ऐसा नहीं है कि स्पीच का मतलब भाषण नहीं होता, भाषण भी होता है। लेकिन ग्रामर में आप एक टॉपिक पढ़ते होंगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, तो वो डायरेक्ट भाषण और इनडायरेक्ट भाषण है क्या? बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं नितेश, कोई बात नहीं मोहित, नहीं पता है तो बताने के लिए, तो मैं बताने के लिए, समझाने, मैंने क्या कहा, मैं बिल्कुल बेसिक से, इससे जीरो लेवल कहीं जा ही नहीं सकते, यहीं से इंग्लिश स्टार्ट हुआ है और यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। जहां से इंग्लिश स्टार्ट हुआ है बात ही हम वहीं से करते हैं और फिर देखते हैं कि इसको क्यों पढ़ते हैं इंग्लिश। तो स्पीच जब हम कहते हैं ग्रामर में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका मतलब डायरेक्ट भाषण और इनडायरेक्ट भाषण नहीं होता है। क्या होता है स्पीच में? क्या रहता है? सेंटेंस।
डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस। क्या होता है? डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस। इसका मतलब स्पीच का दूसरा नाम क्या है? सेंटेंस। स्पीच का दूसरा नाम क्या है? सेंटेंस। SENTENCE, सेंटेंस। स्पीच का दूसरा नाम क्या है? सेंटेंस। स्पीच को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है? अब सेंटेंस क्या है जरा मैं उससे लिखता हूं। जैसे हमने कहा, मैंने लिखा कि आई हैव ए बुक। मैंने लिखा आई हैव अ बुक। तो ये जो आई हैव अ बुक है, ये एक सेंटेंस हुआ ना? हुआ कि नहीं? आप बताओ। आई हैव अ बुक एक सेंटेंस हुआ कि नहीं? ममता सहारण स्टार्ट हो गई सर। ओके ममता, नरेशन वेरी गुड। ममता का भी जवाब आ गया। या तो नरेशन कहते हैं या स्पीच कहते हैं, यही तो बात हुई। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, है ना? ओके फैंटास्टिक। तो स्पीच, स्पीच, स्पीच का मतलब क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस का ही दूसरा नाम क्या है? स्पीच। तो ये अगर सेंटेंस है तो इसको हम स्पीच भी कह सकते हैं। यही आपको डायरेक्ट नरेशन में कैसे दे सकता? आई हैव, आई सेड आई हैव अ बुक, यू सेड आई हैव अ बुक, ऐसे बना सकते हैं। तो अगर ये एक सेंटेंस है या ये एक स्पीच है, अब ध्यान देना, अगर ये सेंटेंस है या यह एक स्पीच है, तो ये जो है आई, या ये जो है हैव, या ये जो है ए, और ये जो है बुक, ये इस सेंटेंस का पार्ट हुआ। हुआ ना? ये जो सेंटेंस है आई हैव अ बुक, उसका एक पार्ट है आई, दूसरा है हैव, तीसरा है ए, और चौथा है बुक। इसके हिस्से हैं, इसके पार्ट है। क्लियर है? ये पार्ट है, इसका हिस्सा है। क्लियर? तो आई भी एक पार्ट हो गया, हैव भी एक पार्ट हो गया, ए भी एक पार्ट हो गया, और बुक भी एक पार्ट हो गया। इसका, स्पीच का, सेंटेंस का। कि आई हैव अ बुक अगर एक सेंटेंस है, एक स्पीच है, इसके चार पार्ट हुए, फोर पार्ट्स। देयर आर फोर पार्ट्स इन दिस स्पीच, इन दिस सेंटेंस। अगर कोई पूछेगा कि इस सेंटेंस में क्या है, कितने पार्ट है, कहेंगे इस सेंटेंस में चार पार्ट है। इसका मतलब इस सेंटेंस में फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? फोर, फोर। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली है आई, आई क्या है? आई को क्या कहेंगे आप? तो आई एक वर्ड है, आई एक वर्ड है, हैव भी एक वर्ड है, हैव भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, और बुक भी एक वर्ड है। आई भी एक वर्ड है, हैव भी एक वर्ड है, ए भी एक बुक वर्ड है, और बुक भी एक वर्ड है। अब जैसे मैं ये लिखता हूं वर्ड, तो लोग कहते हैं, या स्टूडेंट पूछेंगे, आपके भी दिमाग में आ जाएगा, हमने तो बचपन से सुना है कि एक तो एक लेटर है, एक तो एक अक्षर है, तो ये वर्ड कैसे हो गया? ये तो एक अक्षर है, ए तो एक अक्षर है, ए बी सी डी। अब ये वर्ड, आप तो लिख रहे हैं वर्ड, तो आप क्या कहेंगे कि ए अगर ए बी सी डी में पढ़ते हैं, जहां ए बी सी डी पढ़ रहे हैं, वहां अगर पढ़ते हैं, तो ए पक्का क्या है? ए पक्का कंफर्म लेटर है। लेकिन जैसे ही ए सेंटेंस के अंदर आएगा, कहा? सेंटेंस के अंदर, जैसे ही ए सेंटेंस के अंदर आएगा, तो वो वर्ड कहलाएगा। आपको ध्यान, ऐसा ही आई के साथ भी तो है। आई भी तो एक लेटर है, आई भी तो एक लेटर ही है। लेकिन जब आप प्रोनाउन पढ़ते हैं, तो आई को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में, कि आई एक प्रोनाउन है, यू एक प्रोनाउन है,
इसीलिए सब जो ग्रामर पढ़ते तो ए को पढ़ते कि नहीं, ए आर्टिकल है, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, ए डिटरमिनर है, तो ए डिटरमिनर है, ए आर्टिकल है, इसका क्या मतलब हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो कोई भी अगर पूछेगा कि ए तो लेटर है कि वर्ड है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एकदम साफ साफ बताना कि भाई जब ऐसे ही पूछोगे ए बी सी डी लिखोगे अलग अलग तो ए लेटर है, आई भी लेटर है, लेकिन जैसे ये सेंटेंस के अंदर आ जाएगा तब इसको लेटर नहीं कहेंगे, तब आई को लेटर नहीं कहेंगे, तब बताना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड, तब ये वर्ड हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, अभी से क्यों बोलेंगे, वैसे जो ए बी सी डी में ए लिखा उसका कोई मीनिंग नहीं है, ए का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब ये सेंटेंस में आता है ए, तो ए का मीनिंग एक होता है, जो एबीसीडी में आई है उस आई का कोई मतलब नहीं, तो बस एक लेटर है, लेकिन जब सेंटेंस में आई आता है तो उस आई का मतलब होता है मैं, बात ही बदल जाती है, इसलिए इसलिए ये वर्ड है। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ रहा है सबको, यहां तक क्लियर है, जरा बताना मोहित, मोहित, नीतीश और ममता, बताना कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, वर्ड लेटर सब ठीक ठीक दिख रहे हैं, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा लेटर जो ठीक से ना दिख रहा हो बताना, कोई ऐसा कलर जो आपको नहीं दिख रहा हो, ये सब भी बताना, बताना सही सही था आपकी, फिर मैं उसके हिसाब से काम करता रहूंगा। बताओ मोहित, नीतीश और ममता, बताओ फटाफट बताओ कि क्या सारे के सारे वर्ड ठीक से दिख रहे हैं, सारा का सारा कलर ठीक से दिख रहा है, जवाब दे देना, ठीक है, जवाब दे देना, मैं पढ़ लूंगा। नीतीश का भी जवाब आ गया और ममता का भी जवाब आ गया, वेरी गुड, ओके, मोहित का भी जवाब आ गया, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, सबका जवाब आ गया, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ओके। अभी तक देखिए मैंने आपको क्या बताया, अभी तक क्या बताया कि सेंटेंस को हम लोग स्पीच कहते हैं, या स्पीच को ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस जो होता है कोई भी कई पार्ट से बना हुआ है, सेंटेंस जो है कई पार्ट से बना होता है, तो सेंटेंस का जैसे बॉडी है, तो बॉडी में कई पार्ट है, कहते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होगा, आईज होगा, आईब्रो होगा, नेल होगा, हैंड होगा, फिंगर्स होगा, यही तो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जिससे हमारा बॉडी बना वो पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो जिससे सेंटेंस बना वो पार्ट्स ऑफ। अब सेंटेंस किससे बना, आई से, हैव से, ए से और बुक से। अब ये आई क्या है, एक वर्ड है, ये हैव क्या है, एक वर्ड है, ए क्या है, एक वर्ड है, बुक क्या है, एक वर्ड है, तो अगर कोई इसका मतलब सेंटेंस किससे बना होता है, सेंटेंस कैसे बना होता है, तो सेंटेंस वर्ड से बना होता है, सेंटेंस किससे बनता है, वर्ड से बनता है। इसलिए ग्रामर के लोगों ने, जैसे बायोलॉजी पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, तो बायो में देखोगे मेढक का मेढक नाम नहीं रहता, अगर मेढक का मेढक नाम रख दे तो बायो पढ़ने में बड़ा मजा आए, पता नहीं ऐसा नाम रखा रहता है, बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम्स ऐसे होते हैं कि मेढक ही नहीं समझ पाते, इंसान के लिए भी इंसान नहीं लिखा रहता, आदमी नहीं लिखा रहता, औरत नहीं लिखा रहता, बायो में क्या लिखा था, होमो सेपियंस, इंसान के लिए, मतलब बायो पढ़ने के लिए आपके जो कॉमन डे टू डे लाइफ के जो वर्ड है उसका भी अलग नाम रखा जाता है, ग्रामर वालों ने यही किया, और इसी इसी कारण से पढ़ाने वालों का रोजी रोटी चल जाता है ना, क्योंकि ग्रामर ने क्या किया कि सारी चीजों को कोड करके बताना शुरू किया, और टीचर का काम क्या होता है कि जो ग्रामर में कोडिंग हुई है उस कोडिंग को डिकोड कर दे, जैसे यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बहुत स्टूडेंट को तो पता नहीं चलता, पूरा ग्रामर पढ़ लेता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते क्यों है, अब समझ में आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो है वो कई पार्ट से बना है, और सेंटेंस किससे बना है, वर्ड से बना है, इसलिए इसलिए अगर कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, तब फटाक से कहना वर्ड्स, वर्ड्स का ही टेक्निकल नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, समझ में आ रही है बात, जैसे इंसान का बायो में नाम है होमोसेपियंस, मछली के लिए, फिश के लिए आप बायो पढ़ेंगे तो लिखेगा पीसेस, होता है ना, पीसेस, पी आई पी से शुरू होता है, इसी तरह से जिसको आम लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में हम वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसी को
उसी को ग्रामर के लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जिसको आम तौर पे आम भाषा में, सामान्य शब्द में, सामान्य भाषा में शब्द कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, उसी को ग्रामर में वर्ड्स कहते हैं। उसी को ग्रामर में क्या कहते हैं? वर्ड्स। तो अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन अगर बनाएं, ये जो डिफिनेशन होता है, कई बुक ने डिफिनेशन नहीं लिखा, लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन हम समझें तो क्या होगा, जरा उसे लिखिए। ठीक से लिख लिया? लिख लिया सबने? वैसे आपको इसका पीडीएफ भी मैं बनवाकर भिजवा दूंगा, पीडीएफ भी होगा तो और वैसे मेरे साथ साथ भी आप लिखते जा सकते हैं। जो है अपना नोटबुक बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। जैसे मैं अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप भी अगर 2-3 कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी मेरे साथ साथ ही एक अच्छा, बहुत स्मार्ट नोटबुक बन जाएगा, बिल्कुल बेसिक्स, एकदम जीरो लेवल से। अभी 2 से 3 क्लास में तो मुझे आपको बिल्कुल बेसिक बताने में लगेगा। फिर आएंगे हम लोग रंग में, एकदम डिफिकल्ट मजेदार क्वेश्चन बनाया करेंगे, लेकिन पहले बेसिक 1-2 जो वार्म अप है, बिल्कुल बेसिक को समझते हैं, फिर देखते हैं, फिर मजा आएगा। देख 2-3 के बाद तो आपको ऐसा मजा आएगा, पूछिए मत। और इंग्लिश में ये ध्यान रखिएगा, 80% बनाने से काम नहीं चलेगा, 90% बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर 20 है उसमें से सोचते हैं 16 सही करना, तो काट डालूंगा फिर मैं। 20 है तो 20 के 20 सही होना है, नहीं तो कटेंगे मुझसे, कटेंगे, एकदम कटेंगे, आके काटूंगा एकेडमी पे। ये मत समझिएगा दिल्ली में सर मुझे काटने के लिए नहीं आएंगे, एकदम काटूंगा आके। अगर किसी को पता चला कि 20 से कम मार्क्स आए, तो अगर 20 का है तो 25 का तो 25 चाहिए, 30 का तो 30 चाहिए, 50 क्वेश्चन का है तो 50 चाहिए, पूरे के पूरे चाहिए। एक क्वेश्चन को क्वेश्चन समझना ही नहीं, क्वेश्चन को आतंकवादी समझना। और जब तक एक भी आतंकवादी बच गया, तब तक आपको खतरा है। एक भी आतंकवादी, हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। तो अब इसको अगर डिफाइन करें, हम डिफाइन करें तो हम क्या लिखेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन लिखे। मैं हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखाऊंगा और हिंदी में भी। इंग्लिश में मैं लिखूंगा, आप भी इंग्लिश में लिखोगे, आप फिर हिंदी भी बताऊंगा, आप हिंदी भी लिख लेना। ये नहीं कि अंग्रेज बनने के चक्कर में हिंदी नहीं लिखा, आप इंग्लिश हिंदी दोनों। मैं तो सिर्फ इंग्लिश लिखूंगा, फिर मैं उसका हिंदी बताऊंगा, आप दोनों लिख लेना, ताकि किसी को समझा सको, किसी को बता सको। देखो, वर्ड्स आर कॉल्ड, सी ए है, ये क्या है? सी ए। थोड़ा सा आपको देखने में गड़बड़ होगा, जिसमें मैं इसको और ठीक कर देता हूं। वर्ड्स आर कॉल्ड, वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ speech. Words are called parts of speech because words are called parts of speech because 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 a sentence और ऑब्लिक लिखा है स्पीच। ये ऑब्लिक क्यों लिखा है? क्योंकि सेंटेंस का मतलब स्पीच, स्पीच का मतलब सेंटेंस, ठीक है? अ सेंटेंस और स्पीच, अ सेंटेंस और स्पीच is made of them। और them का मतलब यहां पे क्या? them किसके लिए आ रहा है? वर्ड्स के लिए। उसको ब्रैकेट में मैं वर्ड्स भी लिख देता हूं, ताकि भूलिएगा नहीं कि क्या किसके लिखा है वर्ड्स, वर्ड्स किसके लिए लिखा या them किसके लिए लिखा। अब फिर से देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच because a sentence, sentence means क्या? Speech is made of them। लिख लिया? आराम से लिख लीजिए। अब मैं इसका हिंदी बताता हूं, हिंदी जरा ध्यान दीजिएगा। पहले लिख लीजिए सेंटेंस, फिर मैं इसका हिंदी बताता हूं। पहले सेंटेंस लिख लिया। वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज अ सेंटेंस और स्पीच इज मेड, a sentence or speech is made of them।
क्लियर? वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको तो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए कि वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज अ सेंटेंस और स्पीच इज मेड ऑफ them. A sentence or speech is made of, ठीक है, is made of them. इतनी इतनी बात है, बात क्लियर? अब जरा हिंदी लिख लीजिए, हिंदी लिखिए। वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द को ही, शब्द हिंदी में लिखेगा, शब्द को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्द को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं क्योंकि शब्द को ही, वर्ड्स को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस, वाक्य, वाक्य या कथन, वाक्य या फिर कथन शब्दों से बने होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? शब्द को ही, वर्ड्स को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं क्योंकि सेंटेंस, वाक्य या कथन शब्दों से ही बने होते हैं या उन्हीं से बने होते हैं। शब्दों से ही बने होते हैं या फिर उन्हीं से, उन्हीं का इस्तेमाल किसके लिए? शब्द। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही शब्द कहते हैं क्योंकि कोई स्पीच है, कोई जो सेंटेंस है, कोई जो वाक्य है, कोई जो कथन है, वो शब्दों से ही बनता है। इसको आसान शब्दों में और कैसे कह सकते हैं कि शब्द को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं क्योंकि उन्हीं से वाक्य बनते हैं, या वाक्य को, शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहे हैं, या वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो वर्ड्स का ही दूसरा नाम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो वर्ड्स का ही दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि स्पीच वर्ड से बना होता है। जैसे बोली, इसका मतलब ये हुआ कि शब्द को पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसलिए कहते हैं, शब्द को पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसलिए कहते हैं कि शब्द ही सेंटेंस या स्पीच के हिस्सा होता है। सेंटेंस ही शब्द या स्पीच का हिस्सा होता है। सेंटेंस, सॉरी, वर्ड ही सेंटेंस का हिस्सा है। अगर वर्ड ना हो तो सेंटेंस बनेगा ही, अगर वर्ड ना हो तो सेंटेंस बनेगा, अगर वर्ड ना हो तो सेंटेंस से हमारे हाथ, पैर, नाक, दांत, आंख, कान सब गायब हो जाए, हमारा बॉडी ही गायब हो जाएगा। एक एक करके हम सब कुछ को गायब कर दे, नाक को गायब कर दे, कान को गायब कर दे, हाथ को गायब कर दे, पैर को गायब कर दे, धीरे धीरे क्या होगा? हम खुद गायब हो जाएंगे, मिस्टर इंडिया हो जाएंगे ना। तो शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं क्योंकि सेंटेंस। एक चीज क्लियर हो गया, शब्द को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब दूसरी बात मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर हमको कॉमन एरर पढ़ना है, अगर हमको कॉमन एरर पढ़ना है कि सेंटेंस में गलती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों पढ़ते हैं? यही पूछा था ना मैंने, 3 क्वेश्चन मैंने पूछा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक शब्द में क्या कहते हैं। अब जवाब मिल गया, एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक शब्द में वर्ड कहते हैं। कोई पूछेगा क्यों कहते हैं तो वो भी बता देंगे, बोलेंगे कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ड से ही बना होता है, वर्ड से ही बनता है, इसलिए वर्ड्स को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, है ना? बिल्कुल है। अब है दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हम ग्रामर में क्यों पढ़ते हैं? कॉमन एरर का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या रिलेशन है? जरा आप इसको ठीक से समझिए, ठीक समझिए। जैसे मैंने कहा कि इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, ये मैंने कहा, ये सेंटेंस हुआ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मोहित, नीतीश, ममता, कोई दिक्कत हो तुरंत बता देना, मैं देखता रहता हूँ, मैसेज भी दिखता रहता है, नया मैसेज होगा तो मैं कोई देख लूंगा, कोई दिक्कत हो। अब जैसे कि मैंने कहा इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, इंडिया इज अ सेक्युलर, भारत एक, ये सेंटेंस है। अब जो गलती होनी है, एरर अगर कोई होना है, तो ये एरर जो होगा वो कहां होगा? इसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं होगा ना। या तो इसमें गलती हो या फिर इसमें गलती हो, अगर गलती होती, या इसमें गलती हो, या इसमें गलती हो, या इसमें, किसी एक या दो, एक में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, इसी में गलती होती ना कि कहीं और होता। जैसे ये हमारा बॉडी है, हम बीमार पड़ेंगे, हमारे शरीर के किसी हिस्से में ही बीमारी होगी ना, कि हमारे शरीर से बाहर बीमारी होगी? जो बीमारी होगी हमारे शरीर के अंदर होगा।
हमारे शरीर के बाहर तो कुछ है, एक साथ कई हिस्से में बीमारी हो जाए, आंख में बीमारी हो जाए, सिर में बीमारी हो जाए, कान में भी हो जाए, पेट में भी हो जाए, दांत में भी हो जाए, एक साथ कई हो जाए, लेकिन होगा तो शरीर के अंदर ही, शरीर से बाहर तो नहीं जाएगा। इसका मतलब जो एरर है, एरर भी तो क्या है, सेंटेंस की बीमारी ही तो है। एरर भी सेंटेंस की बीमारी ही तो है। ये जो बीमारी है, जो एरर है, वो सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में ही होगा। और कैसे होगा? सपोज करो कि इज के जगह क्या हो जाता, आर हो जाता, कोई लिख देता तो गलत होता कि नहीं होता? या ए के जगह हम एन लिख देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता? या नेशन के जगह हम नेशंस लिख देते, यहां बात कर रहे सिर्फ इंडिया की, यहां नेशंस लिख देते तो गलत हो जाता। अगर हम ये सेंटेंस लिखते कि इंडिया आर ए सेकुलर नेशन तो आप गलती ढूंढ लेते। या हम लिखते इंडिया इज एन सेकुलर नेशन तो आप गलती ढूंढ लेते। या हम कहते हैं इंडिया इज ए सेकुलर नेशंस तो भी आप गलती ढूंढ लेते कि भाई इंडिया लिख रखा है और नेशंस आप लिख रहे हो, ऐसा कैसे कह रहे हो, इंडिया तो नेशंस लिखो। तो गलती कहां हो रही है, प्रॉब्लम कहां हो रही है? तो गलती हो रही है इस बात में कि सेंटेंस जब हम लिख रहे हैं, सेंटेंस का जब हम यूज कर रहे हैं, तो सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में, सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में एरर होनी है। ठीक है, सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में एरर हो रही है, यही तो होता है। एरर कहां होता है? सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में। तो सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में एरर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एरर जब भी होगा तो किसी पार्ट ऑफ स्पीच में होगा। यही मतलब तो हुआ कि सेंटेंस में जब भी एरर होगा तो सेंटेंस में एरर होगा पार्ट्स में। यही तो बात हुआ, यही कंक्लूजन हुआ कि सेंटेंस कहां गलती होनी है, तो सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में। और सेंटेंस के पार्ट को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका मतलब गलती कहां होती है? तो गलती हमेशा होती है सेंटेंस पार्ट में। तो इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, एन एरर अकर्स, एन एरर अकर्स। अकर का मतलब क्या होता है? टेक प्लेस, होना, अकर्स इन एनी पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंस। इसमें ए भी लगा देंगे कि एन एरर अकर्स इन एनी पार्ट ऑफ अ स्पीच और अ सेंटेंस। कि जो गलती होती है, अकर का मतलब क्या, होना, घटित होना, वह कहां होता है? इन एनी पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंस। इस सेंटेंस के किसी भी, हिंदी भी लिख लीजिएगा इसका, मैं तो इंग्लिश में लिखा कि सेंटेंस के किसी भी हिस्से में कोई कोई गलती होती है। ठीक है, सेंटेंस के किसी ना किसी हिस्से में ही गलती होती है, इसलिए सारे बुक में पार्ट्स ऑफ पढ़ना पड़ता है। सारे बुक में क्या पढ़ना पड़ता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलती तो सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में ही होना है, सेंटेंस के किसी ना किसी हिस्से में ही होना है। तो जब एरर सेंटेंस के किसी ना किसी हिस्से में ही होना है, सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में ही होना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ेंगे। एक क्लियर हो गया, इसका जवाब मिल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं। तो जवाब देंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई साहब हम इसलिए पढ़ते हैं कि एरर जब भी होगा तो सेंटेंस के किसी ना किसी हिस्से में होगा। एरर जब भी होगा तो सेंटेंस के किसी ना किसी हिस्से में होगा, यानी एरर जब भी होगा तो सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में होगा। तो पढ़ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पड़ेगा। जैसे बीमारी है, शरीर के किसी ना किसी हिस्से में ही होगा, तो पढ़ना तो हमारे शरीर के विषय में जाने। जैसे कोई डॉक्टर होता है तो देखते लिखता है आई स्पेशलिस्ट लिखता है, कोई ईएनटी लिखता है, कोई क्या लिखता है, जनरल फिजिशियन लिखता है, कोई ब्रेन का लिखता है। तो सब अलग अलग पार्ट का स्पेशलिस्ट होता है। डॉक्टर पढ़ता तो पार्ट्स ऑफ बॉडी को ही है। इसी तरह से जब आप एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, जब आप कॉमन एरर बनाने जा रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। आपको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो सब ये सवाल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपकी सफर अब पढ़ाई शुरू होगी। अब जो सवाल पूछ, अभी तक तो बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं, अब जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, इस सवाल से, अभी एक सवाल का जवाब मैंने और नहीं दिया, उसका भी जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर में या नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हेड क्यों होता है, लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड एक सवाल आ जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल।
और उसी सवाल का जब मैं जवाब दूंगा तो आपका जो तीसरा सवाल मैंने पूछ रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 क्यों होता है, उसका भी जवाब मिल जाएगा। यानी मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ सब एक सिलसिलेवार ढंग से, कोई भी आगे पीछे नहीं है। सुनने में लग सकता था, लेकिन अब देखिए मिलता जा रहा है जवाब। अब फिर देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 क्यों होता है, उसका जवाब मैंने नहीं दिया अभी। और मैंने ये कहा कि अब ये एरर कैसे होता है, ये सवाल पूछने जा रहा हूँ। इस सवाल का जवाब देंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए अब जो सवाल है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इसी से ग्रामर शुरू होता है। कॉम्पिटिटिव ग्रामर तो इसी शुरू होता है। अगर कॉम्पिटिटिव ग्रामर आप पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, एग्जाम के सारे एरर बनाना चाहते हैं, ये बेसिक पॉइंट आपको। ये क्वेश्चन है व्हाई, व्हाई या हाउ। ये क्वेश्चन, ये व्हाई और हाउ क्या है भाई? ये व्हाई है कि एरर क्यों, एरर होता क्यों है, ये है व्हाई कि एरर की वजह क्या है, क्यों होता है एरर, गलती क्यों होती है, गलती कैसे हो जाती है। एक ही बात, दोनों के एक ही क्वेश्चन के दो पहले, गलती क्यों हो जाती है या गलती कैसे हो जाती है। अब जब मैं ये सवाल पूछता हूं कि गलती क्यों हो जाती है या गलती कैसे हो जाती है, तो बच्चे बड़े मोटे मोटे जवाब देते हैं। मोटा मोटा जवाब क्या होता है? सर ग्रामर का रूल पता नहीं होता, लैंग्वेज का रूल पता नहीं होता है, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। ये तो भाई मोटा जवाब हो गया, बहुत मोटा जवाब हुआ। ये तो वैसा ही जवाब हो गया जैसे किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब, भाई साहब या बहन जी, जो भी है आप, भाई साहब है, बहन जी है, भाभी जी है, भैया जी है, अंकल जी है, नाना जी है, चाचा जी है, ताऊ जी है, जो भी है, उससे पूछा कि भाई साहब आप कहाँ रहते हैं। भाई क्या पूछा कि भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, और आपने कहा भाई साहब आसमां के नीचे। ये कौन सा जवाब हुआ भाई? किसी ने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, और आपने जवाब दिया आसमां के नीचे। ये कैसा जवाब है? इस जवाब से, और जवाब गलत भी नहीं है, जवाब गलत भी नहीं है, लेकिन जवाब भी नहीं है। अगर ये जवाब है तो ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है ये, और जवाब है भी। किसी ने पूछ दिया कहाँ चल दिए, किधर जाते हो, आपने कहा जमीन पे। किधर जा रहे हो? जमीन पे जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ चल दिए तू? जमीन पर, धरती पर। क्या जवाब दिया गलत आपने? बिल्कुल सही। तो ऐसे ही अगर कोई पूछेगा कि गलती की वजह क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में गलती क्यों होता है, और आपने जवाब दिया ग्रामर के रूल्स की वजह, पर पूछेगा क्या रूल्स, ये रूल्स क्या होता है, ये क्या है, तो आप ये जवाब है ही नहीं। ये तो एकदम मोटा मोटा जवाब हो गया, ठीक है। जैसे कि दुनिया में सब बोलते रहते हैं कन कन में भगवान है, सब बोलते रहते हैं कन कन में भगवान है, हर जीव में भगवान है। मानता है कोई? अभी कुत्ते को देखेंगे तो भाग जाएंगे, कुत्ता कन कन में अगर भगवान है तो कुत्ते से देकर क्यों भागते हैं? और कन कन में भगवान है तो जैसे ही आप देखें कुछ गंदी चीज, तो किस उस गंदी चीज में भगवान नहीं है क्या? सिर्फ अच्छी अच्छी चीज में भगवान है, गंदी चीज में फिर कौन है? जब कण कण में भगवान तो फिर कचरा से क्यों इतना नफरत? तो टेक्निकली ऐसे बात करने के लिए सब बड़ी बड़ी बातें कर देते, ठीक है, लेकिन जब मौकाए वारदात पे काम करने की काम आता है तो फिर सब सारी फिलॉसफी गायब हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे इंग्लिश का ग्रामर शुरू होता है, कॉम्पिटिटिव ग्रामर खास करके। वैसे ग्रामर भी इंग्लिश का ऐसे ही शुरू होता है, और कॉम्पिटिटिव ग्रामर तो इसी से शुरू होता है। देखिए किसी भी सेंटेंस में गलती की दो वजह होती है। गलती किसमें होती है? तो वर्ड्स में, ये तो क्लियर हो गया। वर्ड्स का मतलब क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। गलती तो यही होनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में होना है, यानी वर्ड्स में होना है। गलती हमेशा किसमें होती है? वर्ड्स में या पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट हो रहा नहीं है। तो जब गलती हमेशा वर्ड्स में ही होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है तो क्यों होता है? दो वजह से। एक वजह होती है कि जो वर्ड्स आपने सेंटेंस में यूज किया, जो वर्ड आपने सेंटेंस में यूज किया। यहाँ एक मैं टेक्निकल चीज बताता हूं आपको, ध्यान रखिए। जैसे कभी कभी मैं जैसे ये वर्ड लिखता हूं ऐसे, और इसमें से ये वर्ड गायब हो जाता है, तो उसको मुझे सही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में 1-2 मिनट में वो वापस आ जाता है। अभी मैंने जानबूझकर ये दिखाने के लिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया था ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो कभी कभी क्या होगा, जैसे मैं वर्ड लिखूंगा उसका कुछ पार्ट जो है वो अपने आप गायब हो जाएगा, तुरंत लिखते ही गायब हो जाएगा। ठीक है।
ये लिखा और सपोज करो कि ये डंडा गायब हो गया, तो ये मत सोचिएगा सर इसको फिर से लिख दें, अगर फिर से लिख देंगे तो ये गड़बड़ डबल हो गया। वो जो है थोड़ी टेक्निकल चीजें होती है, इन लोगों का ये मशीन में यही सब खराबी होती है, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप वापस आ जाता है। हो सकता है 1 मिनट के बाद आए, कभी 2 मिनट के बाद आए, लेकिन अपने आप वापस आ जाए। ये आगे से कभी जब गायब होगा तो दोबारा ही लिखूंगा, ठीक है। और अगर मान लो कि 2 मिनट 4 मिनट में नहीं आता तो याद दिलाना कि सर वो नहीं आया, वो तो गया, जो रूट के गया है तो गया ही है, वापस आया ही नहीं। ये लोग रूट के जाते हैं फिर बिना मनाए ही वापस अपने आप। गलती की दो वजह होती है। गलती होती किसमें? वर्ड्स में। लेकिन उस गलती की वजह क्या होती है? गलती की दो वजह होती है। वो दो वजह क्या है गलती की? तो एक है वर्ड का, पार्ट ऑफ स्पीच का यूज। यूज को हम लोग कहते हैं फंक्शन। यूज को क्या कहते हैं? देखिए अभी गायब हुआ था ना, आगे अपने आप आगे, फंक्शन। और दूसरा है प्लेस। देखिए यहाँ ए गायब हुआ, अपने आप थोड़ी देर में बिना बुलाए अपना आ जाए। नहीं अगर फिर लिख देंगे प्लेस में ए, लेकिन वो थोड़ी देर में अपने आप, नहीं बुलाओगे तो अपना रूट मोड के आ जाएगा अपने आप। तो गलती वर्ड्स में जो एरर होता है, किसी भी सेंटेंस में जो एरर होता है, उसकी दो वजह है, एक तो फंक्शन और दूसरा प्लेस। क्या क्या? एक तो फंक्शन का प्लेस। यानी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में गलती हुई है, किसी किसी कोई डाउट नहीं है ना? सब क्लियर है? नितेश, मोहित, ममता, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ डिफिकल्ट या भारी तो नहीं लग रहा? अभी तो कोई बिल्कुल बेसिक में है, ग्रामर यहाँ से शुरू हुआ है। आगे आगे ग्रामर में हम इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, आपकी ऐसे ही ग्रामर की ओरिजिन हुई है, इसी चीज को ध्यान में रखना है। तो एक तो हो गया प्लेस, एक हो गया, यानी गलती की पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो गलती होता है, किसी सेंटेंस में जो गलती होती है, उसके दो कारण है कि जो भी उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो या तो गलत तरीके से फंक्शन करे या गलत जगह पे फंक्शन करे। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी तो यही तो गलत तरीके से फंक्शन होगा। जैसे आंख का काम है देखना, देखना बंद कर दे, ठीक है, देखना ही बंद कर दे। हमारा जो है दांत का काम है चबाना, चबाना ही बंद कर दे, उसमें दर्द हो जाए, चबाने का जी ना करे, गलत हो जाएगा। जो उसका फंक्शन है वही ना करे, ठीक है। नाक से सांस लेना, पता चला कि इसमें इतना कीचड़ कचरा जम जाए नाक में कि हम सांस ही ना ले पाए, तो गलत हो गए, बीमार हो गए। यानी फंक्शन गलत हो जाए। फंक्शन हम हाथ से जब पैर का काम लेने लगे, पैर का जो हाथ काम लेने लगे, गलत हो जाएगा, इसको कहते हैं फंक्शन गलत होना। दूसरा है प्लेस गलत होना। अब सपोज करो कि आंख को निकाल के कान की जगह पे लगा दे, कान को निकाल कर आंख की जगह पे लगा दे, तो बात बनेगी? पूरा बॉडी बेकार हो जाएगा। इसको कहते हैं प्लेस। तो पहले चर्चा मैं करता हूं प्लेस का। पहले जो चर्चा होगी किसकी होगी? प्लेस की। कि प्लेस से सेंटेंस पे क्या असर पड़ता है, प्लेस से सेंटेंस पे क्या असर पड़ता है। और फिर मैं बताऊंगा फंक्शन कि प्लेस से क्या होता है। जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं प्लेस का। इट इज टू ओल्ड, इट इज टू ओल्ड, इट इज ओल्ड टू। अब देखिए इसमें टू पहले है, इसमें टू बाद में है, प्लेस बदल गया क्या है? इसमें तो लिख देता हूं ताकि आपको दिखे, बाद में अपना आ जाएगा। तो इसमें देखिए ओल्ड के पहले है, इसमें बाद में है, तो क्या पोजीशन बदलने से अर्थ में कोई अंतर आ रहा है? और एरर कैसे होगा? ये दोनों चीज देखिए, प्लेस का क्या होता है और फंक्शन से। इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा, सिर्फ सैंपल, सिर्फ कई एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैं दिखाऊंगा। ये दोनों जो एरर है, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आपके एग्जाम से समझाऊंगा। देखिए इस सेंटेंस में प्लेस की गलती कैसे हुई। अब मैं एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आऊंगा इन बातों को समझाने के लिए, ताकि आप समझें कि प्लेस से कैसे गलती होती है। ये नहीं खाली मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए, वहां से मैं क्वेश्चन लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि देखिए इसमें फंक्शन की गलती है, इसमें प्लेस की गलती। फिर हम लोग उसके आधार पे फिर पढ़। तो आज की क्लास इतनी ही है, और इस पर हम लोग डिटेल से कल से बात करना शुरू करेंगे, कल से क्वेश्चन बनाना भी शुरू करेंगे, ठीक, और इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ना भी शुरू करेंगे, क्वेश्चन बनाना अभी बिल्कुल है बेसिक। अभी 2 से 3 क्लास बेसिक है, अब फिर उसके बाद हम लोग नाउन पे आएंगे, बिल्कुल बेसिक के बाद नाउन। और इन सब का पीडीएफ में बना देता हूं आपके सामने ही, ताकि आपको पीडीएफ भी क्या है मिल जाए जरूरत पड़ने पर।
ये रहा, बन गया, पीडीएफ भी बन गया। अब आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग, इसी टाइम मिलते हैं। ठीक है, इसी टाइम मिलते हैं। ओके, और फंक्शन और प्लेस के साथ मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज पढ़ेंगे। बस जितनी और जो डाउट हो हमसे पूछ लीजिए, इतना ही काम कर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।